Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 7 of module 5. In this lecture, I am going to discuss about ventilation. So, following topics will be discussed. First one is what is ventilation, what are various systems of ventilation, what is air conditioning and what are various systems of air conditioning. Starting with the first topic, that is ventilation. So, basically what ventilation is? Ventilation is defined as supply of fresh outside air into an enclosed space, and we can also say that it is removal of inside air from the enclosed space. So basically ventilation में क्या होता है, जो भी हमारे रूम में एग्जॉस्टेड एयर है उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं बाय यूजिंग ए सिस्टम, और हम ये बोल सकते हैं कि हम वहाँ पे एक फ्रेश एयर इंकॉर्पोरेट कर रहा है जिससे कि ऑटोमेटिक आपकी जो एग्जॉस्टेड एयर है वो रिमूव हो जा रही ना. सो वेंटिलेशन इज द रिमूवल ऑफ ऑल विशिएटेड एयर फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड इट्स रिप्लेसमेंट इन द फ्रेश एयर. So what we are doing simply in ventilation, we are removing vitiated airs and replacing it with fresh air, and for this purpose we can use either natural system or any artificial system. So हम naturally भी जा सकते हैं और with the help of artificial means भी हम ventilation achieve करा सकते हैं. So next one is what is necessity of ventilation. So basically it creates air movement. सो जो भी हमारे रूम है वहाँ पे वेंटिलेशन की वजह से हमें एयर मूवमेंट देखने को मिलता है, एंड इट ऑल्सो परफॉर्म द प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स अगर हम बात करें कि आपका कोई इंक्लेस्ड स्पेस है, सो वहाँ पे जो भी हार्मफुल गैसेस होंगी, इधर इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि फ्लेमेबल इन नेचर है वो कंसनट्रेट हो रही हैं, या आपकी उस रूम में डस्ट या बैक्टीरिया कैरिंग पार्टिकल्स हैं ना, तो उन सबको क्या करना है, रिमूव करना है. Along with all that, it also remove odor caused by decomposition of building materials. So जो भी हमारे building materials हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं अगर हम पेंट्स वगैरह उस पर्टिकुलर रूम में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें उस पेंट की भी स्मेल देखने को मिल सकती है. तो ये जो रिमूवल है वो बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन ही पॉसिबल है. एंड इट ऑल्सो रिमूव्स स्मोक, ऑडर, फाउल स्मेल जनरेटेड और लिबरेटेड बाय द ऑक्यूपेंट्स. वहाँ पे जो भी ऑक्यूपेंट्स होंगे अगर उनसे कुछ गैसेस या ऑर्डर्स स्मेल प्रोड्यूस हो रही है तो बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन इट ऑल्सो गेट रिमूव्ड. रिमूवल ऑफ बॉडी हीट जनरेटेड और लिबरेटेड बाय द ऑक्यूपेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ कंडेंसेशन और डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर ऑन द वॉल सरफेस. सो अगर आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डैम्पनेस भी नहीं देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे जो भी मॉइस्चर डिपॉजिट हो रहे हैं वो रिमूव होते रहेंगे साथ में. एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द सफोकेशन कंडीशंस. सो कभी कभी हमने ये भी फील किया होगा कि अगर आपका रूम क्लोज्ड है, प्रॉपर वेंटिलेशन से नहीं है, तो वहाँ पे सफोकेशन जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है. सो विद प्रॉपर वेंटिलेशन द कंडीशन ऑफ सफोकेशन इन अ कॉन्फ्रेंस रूम और कमेटी हॉल और सिनेमा हॉल इट गेट ऑल्सो रिमूव्ड. सो नेक्स्ट वन इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम. सो कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन कम्फर्ट, जो भी हमारा वेंटिलेशन सिस्टम है कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करनी चाहिए. फर्स्ट वन इज एयर चेंज और एयर मूवमेंट, नेक्स्ट one is humidity, next one is the quality of air, and the last one is temperature. So starting with the first functional requirement, that is air change. So basically what air change is? Air change per hour is the volume of outside air allowed in the room or enclosed space per hour कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ रूम. सो बेसिकली ये अगर हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये आपका रेशियो है किसका, जो आपकी वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड एयर है जो कि रूम में एंटर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू जो आपके वॉल्यूम है रूम का, और जो टाइम उसके लिए कंसीडर किया गया दैट इज पर आवर. सो वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड एयर अलाउड इन अ रूम पर आवर कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द रूम. नेक्स्ट, द मिनिमम जो हमारा एयर चेंज होना चाहिए दैट शुड बी 1 पर आवर ना, मिनिमम आपका 1 पर आवर होना चाहिए, एंड द मैक्सिमम शुड बी 60 पर आवर. वाई सो, हम 1 और 60 के बीच में क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपकी जो एयर चेंज की वैल्यू है वो 1 से कम हो जा रही, इफ द रेट ऑफ एयर चेंज इज लेस देन 1 पर आवर, देन व्हाट विल द सिचुएशन, देन देयर विल बी नो वेंटिलेशन. सो वहाँ पे आपको कोई भी वेंटिलेशन देखने को नहीं मिलेगा. एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं कि वहाँ पे फाउल गैसेस कंसनट्रेट कर रही हैं, सफोकेशन जैसी कंडीशन राइज कर रही हैं. एंड व्हाट विल हैपन इफ द रेट चेंज इज मोर देन 60 पर आवर. अगर आपका जो एयर चेंज है वो 60 पर आवर से ज़्यादा हो जाता है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम?
प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। क्यों डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट में एयर चेंज हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है एयर की वहाँ से रूम से मूव करने को काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हायर वेलोसिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी एंड इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट टू द ऑक्यूपेंट्स, जो भी वहाँ पे हैं उनके लिए डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है। एंड ये जो आप एयर चेंज की बात करें, इसे हम अचीव कैसे करेंगे? तो जनरली अगर हम नेचुरल मीन की बात करें, फॉर दैट वी आर गोइंग फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। और क्रॉस वेंटिलेशन कैसे मिलेगा? एक साइड वॉल के डोर है, दूसरे साइड हमने विंडो प्रोवाइड कर दिया, तो ईजिली वहाँ पे हमें क्रॉस वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल मीन्स में क्या करते हैं? सिंपली वहाँ पे हम कुछ मैकेनिकल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फ़ैन यूज़ कर सकते हो, तो फ़ैन से क्या होगा, आपका एयर चेंज वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है आसानी से। नेक्स्ट, अब ये जो एयर चेंज है, मिनिमम रेट कितना है एयर का, वो कितना होना चाहिए? फॉर डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट आपको एयर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम असेंबली हॉल की बात करें, लाइक कैंटीन, शॉप्स, रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे जो एयर चेंज है, जो मिनिमम एयर चेंज है, दैट इज 30 मीटर क्यूब पर पर्सन पर आवर। तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम रेट ऑफ फ्रेश एयर जो कि बिल्डिंग में हम इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, वो ये वैल्यू होनी चाहिए ना, 30 मीटर क्यूब पर पर्सन पर आवर। उसी तरीके से अगर हम बात करें एग्जाम्पल, और अगर ऑफिस की बात करें, ऑफिस रूम्स विद स्पेस फ्रॉम 5 मीटर क्यूब पर आवर per person to 11 meter cube per person, then that will be 30 meter cube per person per hour to 17 meter cube per person per hour ना। तो ये डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होगा फ्रेश एयर का, वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? बेसिकली हमने ये देखा है कि जो भी हमारी एयर है उसमें कुछ आपकी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है, सो वी कैन कोरिलेट दैट मॉइस्चर विथ ह्यूमिडिटी। बट जनरली जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बात करते हैं। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? Relative humidity is defined as the ratio of amount of water vapor present in the air। जो हमारा करंट सिचुएशन है, मीन्स एयर में कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू आपका वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड एयर। अगर आपकी कोई एयर है वो सैचुरेटेड है पूरी तरीके से, और आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, सो उन दोनों का रेशियो है, ओके, एट द सेम टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए। Relative humidity within the range of 33 to 70% at the working of 21 डिग्री सेल्सियस is considered to be desirable। जब भी हम बात करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपकी वो 33 to 70% के बीच में लाई करनी चाहिए एट वर्किंग टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस। अब हायर टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होगा? इन केस ऑफ हायर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विल बी लोअर, लो ह्यूमिडिटी एंड ग्रेटर एयर मूवमेंट आर नेसेसरी ना, जिससे कि क्या हो सके, जो भी आपके हीट के पोर्शंस है, जो भी हमारी बॉडी से हीट लिबरेट हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है आसानी से रिमूव की जा सके, क्योंकि हायर टेम्परेचर हो देन देयर विल बी द हायर रिलीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ एयर। जब क्वालिटी ऑफ एयर की बात करेंगे, इट्स ऑब्वियस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश एयर। सो जो फ्रेश एयर होना चाहिए, हम ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इंश्योर करें कि वो एयर आपकी फुलफिल कर रही हो। सो जनरली क्या है, जो हमारा वेंटिलेटिंग एयर है शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। इट्स ऑब्वियस फ्रेश है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो आपका फ्री फ्रॉम ऑर्डर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक डस्ट। सो इन सारी चीज़ों से वो फ्री होना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट कि अगर आपके उस गैस में हेल्थी फ्यूम्स हैं तो उन्हें भी हमें रिमूव करना चाहिए। सो फ्री फ्रॉम अनहेल्दी फ्यूम्स ऑफ द गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इनके ट्रेसेस प्रेजेंट हैं तो उन्हें हमें रिमूव करना चाहिए। देन उसके बाद हम अपने उसके रूम में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एंड इसके साथ ये भी इंश्योर कराना चाहिए कि जो सोर्स है, मीन्स हम जो एयर आप अपने रूम में इंट्रोड्यूस करा रहे हो, वो जो है इट शुडंट कम फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द चिमनी, किचन, लैट्रिन्स, यूरिनल्स। सो इन जगहों से ये आपका एयर रूम में नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से हम एयर कलेक्ट कर रहे हैं देन इट्स ऑब्वियस कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी और आपकी फॉल स्मेल प्रोड्यूस होंगी, तो डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि फुलफिल नहीं होगा अगर हम बात करें जो हमारा प्राइमरी पर्पस है वेंटिलेशन का। And the air containing less than 0.5 milligram of suspended impurity per meter cube, less than 0.5 ppm of sulfur dioxide is considered to be clean। अगर impurities की बात करें, अगर impurities आपकी इससे कम है तो हम उसे प्योर समझेंगे। आपका सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इससे कम होनी चाहिए, देन उसे प्योर समझेंगे। सिमिलरली जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो जो भी आपकी एयर है उसमें जो कंसनट्रेशन होना चाहिए वो 0.06% से कम होना चाहिए ना, इट्स ऑफ 0.06% से कम होना चाहिए। देन उस केस में क्या करेंगे, हम ऐसे एयर को क्लीन एयर समझ सकते हैं। बट अगर आपका वो
कार्बन CO2 परसेंटेज आपका ग्रेटर है 0.06 से, देन ये आप विसिएटेड कंसिडर करोगे, एंड वही अगर रेंज आपकी 0.09 टू 0.1% के बीच में है, देन ये आपका अनबियरेबल हो जाएगा। मीन्स अगर आप उस पर्टिकुलर रूम में ऐसे एयर को अलाउ कर रहे हो तो देन द कंडीशन रिजल्ट्स इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। ओके, नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव टेम्परेचर। जब इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करेंगे, जनरली हमने ये देखा है कि हम जब समर सीजन की बात करते हैं तो कोशिश ये होती है कि जो आपका एयर आए वो कैसा हो, कूल इन नेचर हो, वे मीन्स जो हमारा वेंटिलेटिंग एयर हो कूल हो। अगर हम विंटर की बात करें तो हम ये चाहते हैं कि जो आपका वेंटिलेटिंग एयर की एंट्री हो रही है वो वार्म हो ना। तो ये हम दो कंडीशंस को कंसीडर करते हैं जब भी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके लिए हम अलग टूल्स प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जनरली क्या देखा जाता है कि जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड इज केप्ट नॉट मोर देन 8 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर ये आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो देन आप एक रूम से मिस अज्यूम कीजिए ऐसा रूम है जहाँ पे आपने टेम्परेचर काफ़ी लो रखा है, जैसे ही आप ऐसे जगहों पे मूव करोगे जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस बहुत हाई हो जाएगा, देन अगेन हमको क्या देखने को मिलेगा, डिसकम्फर्ट जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एंड इफेक्टिव टेम्परेचर इट इज़ एन इंडेक्स विच कंबाइंस इनटू सिंगल वैल्यू, एंड वो जो वैल्यू है वो किन किन के इफेक्ट्स को कंसीडर करता है, द इफेक्ट ऑफ एयर मूवमेंट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। मीन्स ये सारे जो 3 डिफरेंट पैरामीटर्स देख रहे हैं, इन सबको एक कंबाइन आपको एक सिंगल पैरामीटर, एक सिंगल इंडेक्स जो देखने को मिले, दैट इज योर इफेक्टिव टेम्परेचर। एंड इफेक्टिव टेम्परेचर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ एयर एट विच अ पर्सन विल एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ सेम डिग्री ऑफ कोल्ड और वार्म एज इन अ क्वाइट एयर फुली सैचुरेटेड ना। फुली सैचुरेटेड इट मीन्स आपका वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो 100% है एंड एट द सेम टेम्परेचर। तो जिस पे हमारा जो सेंसेशन है वो कैसा होना चाहिए, सेम डिग्री ऑफ कोल्ड या वार्म का, कैसे एयर से, जो कि आपकी फुली सैचुरेटेड एयर प्रेजेंट है। एंड जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर फ्रॉम ह्यूमन कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी, जोग्राफिकल कंडीशंस, एज ऑफ ऑक्यूपेंट्स, अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ना। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स से गवर्न होता है। पहली तो एक्टिविटी कैसी है, दूसरा जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसा है, जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी एज कैसी है, और हमारे बॉडी से जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनसे कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है। जनरली जो हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर रखा जाता है इन विंटर एंड समर आर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 22 डिग्री सेल्सियस। विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड इन समर इट शुड बी 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। In system of ventilation there are basically 2 different system. First one is your natural ventilation and the second one is your mechanical ventilation. We also call it as an artificial ventilation. तो generally natural ventilation में क्या होता है, we achieve ventilation with the help of doors, windows और ventilators और skylight. So इनके combination से क्या करते हैं, basically हम जो है ventilations को achieve करा रहे थे। इट यूजली कंसीडरेबल सुटेबल, जो हमारा ये वेंटिलेशन सिस्टम है ये आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग या तो स्मॉल हाउसेस के लिए ही सूटेबल हो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर चेंज है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। और यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, जो आप बोल सकते हो कि मेन फिनोमिनन जो कर रहा है, दैट इज़ क्रॉस वेंटिलेशन। सो जितना ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन होगा उतना ही आपको इफेक्टिव वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। ये आपका सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिकल है, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इक्विपमेंट। हम किसी भी इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है जिससे कि वेंटिलेशन हमें अकर कराना हो। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल वेंटिलेशन। सो इन मैकेनिकल वेंटिलेशन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन वी आर यूजिंग सम मैकेनिकल अरेंजमेंट्स। हम यहाँ पे कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट यूज़ करें फॉर व्हाट पर्पस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ एयर फ्लो। तो इन मैकेनिकल सिस्टम्स की वजह से क्या होता है, जो हमारा एयर फ्लो है वो जो है इंक्रीज हो जाता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर लार्ज बिल्डिंग्स, असेंबली हॉल्स, फैक्ट्रीज, थिएटर्स। सो जो आपकी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप असेंबली हॉल्स को कंसीडर कीजिए, फैक्ट्रीज कंसीडर कीजिए, उसके लिए आपका सुटेबल है। कमिंग टू कॉस्ट पॉइंट, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई भी चाहिए होगी। सो जो कॉस्ट है इस सिस्टम की वो आपकी जो है बोल सकते हो थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। मीन्स द कॉस्ट इज कंसिडरेबली हाई विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल जो है वेंटिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल वेंटिलेशन से जो 2 डिफरेंट फिनोमिनन्स हैं ना, बेसिकली जो रेट है वेंटिलेशन का वो किन के वजह से देखने को मिलता है, या क्या कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपका डोर या विंडो से वेंटिलेशन अकर हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक हमें 2 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपका विंड इफेक्ट है और दूसरा स्टैक इफेक्ट है। कमिंग टू फर्स्ट
दैट इज़ विंड इफेक्ट। बेसिकली विंड इफेक्ट में क्या होता है, जो पूरा रेट है वेंटिलेशन का, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, डिपेंड करता है कि विंड का डायरेक्शन कैसा है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड कैसी है, नेक्स्ट जो आपका ओपनिंग का साइज है वो कैसा है, और आपकी पोजीशन की ओपनिंग कैसी है। तो जो आपका पूरा रेट ऑफ वेंटिलेशन है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, साइज ऑफ ओपनिंग पे डिपेंडेंट है, अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ ओपनिंग की आपकी ओपनिंग की पोजीशन कहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट इन पिक्चर्स में देखें तो आपको डिफरेंट ओपनिंग्स के पॉइंट्स दिख जाएंगे और डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको विंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट सिंपल ओपनिंग की प्लेसेस, यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो कि इस सरफेस के जस्ट 90 डिग्री आपकी विंड की वेलोसिटी है। इन जगहों पे देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंट्री है वो 90 डिग्री पे है, लेकिन एग्जिस्ट जो है वो 45 डिग्री पे देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एंट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट पॉइंट से एंट्री देखने को मिल रही है। वन इज सरफेस के 90 डिग्री, अनदर 2 इज एट 45 डिग्री। और इन सिचुएशंस में आप देखेंगे तो अगेन आपको जो 2 एंट्री है और एग्जिट है वो जो भी है आपके वॉल के सरफेस से 45 डिग्री पे देखने को मिल रहा है। सो जनरली इसमें हमें डायरेक्शन अलॉन्ग विद जो हमारी ओपनिंग है, ओपनिंग का साइज है, वो सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स में एज फैक्टर कंसीडर करके देखना पड़ता है कितना आपका इफेक्टिव हो सकता है। व्हेन विंड ब्लोन एट राइट एंगल टू द वन फेस, अगर हम बात करें जो आपकी विंड है किसी भी फेस के राइट एंगल में है, देन देयर विल द प्रेशर डिफरेंस, जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है एयर का वो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। अब जब प्रेशर डिफरेंस है तो इट्स ऑब्वियस कि कहीं पे पॉजिटिव प्रेशर या कहीं पे नेगेटिव प्रेशर। सो ऐसा वॉल का फेस जो कि विंडवर्ड डायरेक्शन में है वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर देखने को मिलेगा, एंड जो आपका लीवर्ड फेस है वहाँ पे आपको नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। मीन्स पॉजिटिव इस साइड में और इस साइड में जब आपको जस्ट बोल सकते हो कि नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा, एंड इन डिफरेंस की वजह से आपका यहाँ पे जो है एयर फ्लो हमें देखने को मिलता है। कमिंग टू नेक्स्ट, अगर हमारा जो विंड का डायरेक्शन है वो 45 डिग्री है, देन पॉजिटिव प्रेशर विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द 2 विंड वर्ड फेसेस। ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो हम ये देख सकते हैं कि एक ये फेस दिख रहा है, एक ये फेस दिख रहा है, तो 2 जगहों पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और आपके 2 फेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हमें नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगेन आपका वेंटिलेशन कर सकता है। बट हम जब डिज़ाइन पर्पस की बात करते हैं तो उसमें कौन सा कंसिडर करना चाहिए, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो जनरली हम जब भी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो ये अज्यूम करते हैं कि जो आपका विंड का फ्लो है वो 45 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेंटिलेशन ड्यू टू स्टैक इफेक्ट। जब इस इफेक्ट की मैं बात करेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन इफेक्ट, और इन कन्वेक्शन इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है जो भी आपका एयर है वो राइज करेगा ना, और ये जो कन्वेक्शन इफेक्ट है वो भी किस वजह से है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर या वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक तो आपका हाइट के रिस्पेक्ट से हो सकता है, मीन्स आपका एक लोएस्ट पॉइंट है, एक टॉप पॉइंट पे है, और एक दूसरा आप बोल सकते हो आपकी बिल्डिंग का एक्सटीरियर और एक आपका बिल्डिंग का इंटीरियर। सो ये बेसिक हमें 2 कंपैरिजंस देखने को मिल सकते हैं, आउटलेट इनलेट, और दूसरा तो आप बोल सकते हो कि आउटसाइड द रूम और इनसाइड द रूम ना। सो इस वजह से जनरली जो हमारी वार्म एयर होती है वो कैसी होगी, वो आपकी लाइटर होगी। तो इनसाइड अ बिल्डिंग क्या होगा, आपकी जो वार्म एयर होगी वो हमेशा मूव करना चाहेगी अप साइड, और यहाँ से आउटलेट से वो आपकी वार्म एयर जो है रिमूव हो जाएंगी। अब क्योंकि जो बाहर की एयर है वो कैसी है, कूल इन नेचर है, सो इट वांट्स टू मूव इनसाइड, क्योंकि यहाँ से वार्म एयर मूव हो रही है तो यहाँ से क्या होगी, आपकी कूल एयर की रूम के इनसाइड एंट्री होगी। सो इस वजह से जो है आपका वेंटिलेशन जो है कंटिन्यूस वे में अकर करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेंटिलेशन ड्यू टू बोथ इफेक्ट। बोथ इफेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी वेंटिलेशन है बिकॉज ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ विंड और स्टैक, ये जब दोनों सिचुएशंस क्रिएट होंगी, और जनरली जब हम बात करेंगे किसी भी बिल्डिंग में तो वहाँ पे दोनों वेंटिलेशन है बिकॉज ऑफ विंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है और स्टैक इफेक्ट्स भी देखने को हमें मिल जाता है। जब भी हम इनके कंपैरिजन की बात करेंगे कि डिज़ाइनिंग में हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, तो जनरली जो है जब भी हम बात करेंगे इन दोनों की तो उसमें जो है हमारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जो आपका स्टैक इफेक्ट है, जो आपका स्टैक प्रेशर है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और आपका जो ये विंड प्रेशर इफेक्ट है हम उसे ही एज्यूम करके फर्दर आगे का जो भी कहीं पे विद रिस्पेक्ट फॉर डिज़ाइनिंग वी आर गोइंग, सो देन वी आर यूजिंग कि हम विंड प्रेशर को ही डोमिनेट करते हैं, प्रीडोमिनेट करते हैं, बाकी उसे हम इग्नोर कर इनसिग्निफिकेंट एज्यूम करके उसे इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। इन मैकेनिकल और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या है, वी आर यूजिंग सम मैकेनिकल इक्विपमेंट्स फॉर इफेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ द एयर। सो यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करें जिससे कि एयर की प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके, और ये उन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कि वेंटिलेशन आपका नेचुरल मीन से
इफेक्टिव रिजल्ट ना दे पा रहा हूँ, उस केस में क्या करते हैं, वी गो फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉस्टली, बट इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उस जगह पे देखने को मिलता है। In mechanical ventilations, there will be 4 different systems. First one is extraction system, second one is extraction plenum system, third one is plenum system, and the fourth one is air conditioning. So starting with first, that is extraction system. Extraction system में क्या करते हैं, basically जो भी आपका एक room है, जो system है वो govern होता है. This system is based on the creation of vacuum inside the room. Generally क्या है, आपका कोई room है, यहाँ पे क्या कि हमने exhaust fan लगा दिया और यहाँ से जो room की air है वो with the help of that पर्टिकुलर एग्जॉस्ट हम क्या करते हैं, सारी रूम की एयर को बाहर कर देते हैं, तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा. सो ऑब्वियसली अगर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो अगर हमने कहीं पे इनलेट दे रखा है तो बाहर से जो फ्रेश एयर है वो आपके उस रूम में एंट्री कर सकता है. एयर इनलेट्स बनाते हैं. एयर इनलेट आर फॉर्म एट अ हाइट ऑफ 12 to 18 मीटर थ्रू टॉबिन ट्यूब्स एंड द आउटलेट्स इज अरेंज विद इन अ क्वार्टर ऑफ द मीटर ऑफ द सीलिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रूम. मीन्स ऑब्वियस है कि एक साइड अगर एक फेस पे हमने इनलेट दे रखा है तो जस्ट उसके अपोजिट साइड पे हम क्या करेंगे, आउटलेट देंगे. एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द रूम परमिट, जो हम एयर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आउटलेट से, तो इससे क्या है आपके जस्ट इनलेट से आपकी फ्रेश एयर जो है एंट्री कर सकती है. हमें ये थोड़ा सा इस सिस्टम में इंश्योर कराने की ज़रूरत पड़ती है कि जो आपका इनलेट हो वो ऐसी जगहों पे ना हो जहाँ पे कि स्मोक, डस्ट या आप बोल सकते हो ऑर्डर्स गैसेस प्रेजेंट हैं. अगर वहाँ पे वो चीज़ें प्रेजेंट भी हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें फ़िल्टर करना है और उन्हें रिमूव करना है. देन हम क्या करेंगे, ऐसे एयर को अपने रूम में अलाउ करेंगे वो एंटर कर सके. नेक्स्ट वन इज प्लेनम सिस्टम. प्लेनम सिस्टम क्या है, जस्ट अपोजिट टू एक्सट्रैक्शन सिस्टम है. इसमें क्या करते हैं हम, सिंपली अगेन यहाँ पे इनलेट्स और आउटलेट दे रहे हैं और इसमें फ्रेश एयर को फोर्स करते हैं. इससे पहले वाले सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हमने जो हमारी विशिएटेड एयर थी उसको हमने रिमूव किया था. यहाँ पे हम फ्रेश एयर को फोर्स कर रहे हैं, तो इनलेट के थ्रू फ्रेश एयर को फोर्स करेंगे और आउटलेट से क्या होगा, जो आपकी विशिएटेड एयर होगी वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, रिमूव कर जाएगी. ओके, सो जो एयर इनलेट है अगेन इसको उस जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे प्योरेस्ट एयर प्रेजेंट हो ना, और उस इनलेट्स पे हमें फाइन गेज स्क्रीन दे देनी चाहिए, तो फिल्टर देना चाहिए जिससे कि आपका जो एयर हो वो क्या होता रहे, वो फिल्टर होता रहे ना. जनरली जब हम बात करेंगे इस पूरे सिस्टम को कि अगर हम विंटर में यूज़ कर रहे हैं कि समर में यूज़ कर रहे हैं, तो जब विंटर में बात करेंगे तो सिंपली क्या करते हैं कि हम एक सिंपल क्या कर रहे हैं, द एयर इज़ अलाउड टू फोर्स थ्रू अ बैटरी ऑफ हॉट वाटर ट्यूब्स, जो कि क्या करेगी, आपकी उस एयर को हीट कर देगी एंड फर्दर वो एयर जब आपके उस रूम में मूव करेगा देन जो आपका कंफर्ट है वो थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिल सकता है. जब भी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ बिग हॉल्स या फैक्ट्रीज, अगर आपकी बिल्डिंग्स बड़ी हैं तो उस केस में क्या करेंगे, हम सिस्टम तो सेम रखेंगे, मीन्स प्लेनम सिस्टम रखेंगे, लेकिन जो एयर हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, आयरन डक्ट्स यूज़ कर लेते हैं. सो इससे क्या होगा, आपका जो एयर है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी उस बिल्डिंग में क्या होता है, ईजिली हम लोग वहाँ पे पहुँचा सकते हैं. And this system is costly, but it is used for factories, conference hall, theater and big offices. Next one is extraction plenum system. Extraction plenum system में क्या करता है, it is a combination of first two, जिसमें कि क्या कर रहे हैं, इनलेट्स पे भी हम कुछ अरेंजमेंट दे रहे हैं और आउटलेट्स पे भी कुछ अरेंजमेंट दे रहे हैं. मीन्स हम इनलेट पे सिंपली फ़ैन दे रहे हैं जो कि आपके बाहर से अंदर एयर की सप्लाई कर रहा है, और आउटलेट पे अगेन आपका फ़ैन लगा हुआ है जो कि अंदर की एयर जो है वो बाहर ईजिली जो मूव करा रहा है. सो जहाँ पे ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है वहाँ पे क्या कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे जो आपके फ्रेश एयर की सप्लाई है वो काफ़ी स्लगिश होगी, और जो आपकी विशिएटेड एयर है उनका जो डिस्चार्ज है वो भी मैंडेटरी है कि वो जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाए. सो ये दो सिचुएशन जब होंगी तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्शन प्लेनम सिस्टम की बात करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ दैट इज़ एयर कंडीशनिंग. अब एयर कंडीशनिंग क्या है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, जिसमें कि हमें प्रोविज़न दिख जाता है फिल्ट्रेशन का, हीटिंग का, कूलिंग, ह्यूमिडिफाइंग और डीह्यूमिडिफाइंग. एंड इन सारे सिस्टम्स की वजह से, इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से हमें जो है मोस्ट कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस मिल जाती हैं. Starting with air conditioning. So what is air conditioning? Air conditioning is defined as the process of treating air so as to control simultaneously its temperature, humidity, purity and distribution to meet the requirement of the conditioned space. So ये different systems और इनका proper arrangement जिससे कि आपको एक comfortable result देखने को मिल सके. Air conditioning is restored to for the following purpose.
It helps in preserving or maintaining health, comfort and convenience of the occupants, improving the quality of products in the certain industrial processes. मीन्स अगर इंडस्ट्रीज़ में है, हमें कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जिसमें कि टेम्परेचर कंट्रोल मैंडेटरी होता है, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं जिससे कि क्वालिटी प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज़ वी ऑल्सो वॉन्ट्स कंफर्टेबल कंडीशंस फॉर वर्कर. सो उस केस में भी क्या करते हैं, वी गो फॉर एयर कंडीशनिंग्स. एंड नेक्स्ट, जो अभी आपके कमर्शियल परमिसेस हैं, बैंक्स हैं, वहाँ पे भी इसको प्रीफर करते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस और इफ़िशियंट वर्किंग देखने को मिल जाए. इट प्रोवाइड्स मोर कंफर्टेबल इंटरटेनमेंट इन द थिएटर्स. सो अगर आप ज्यूम कर लीजिए कि आप थिएटर हॉल में हैं और वहाँ पे एयर कंडीशंस ना इंस्टॉल हो, देन व्हाट विल द सिचुएशन. शायद आप कभी प्रीफर नहीं करेंगे कि हम जाके थिएटर में मूवीज़ को वॉच करें. इन केस ऑफ कंडीशन रेलवे और रोडवे कोचेस, सो उस जगह पे भी हमें बेसिकली कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ AC देखने को मिल जाता है. फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग, इट एम्स एट गिविंग मैक्सिमम ह्यूमन कंफर्टेबल टू द ऑक्यूपेंट्स यूजर ऑफ द कंडीशनड स्पेस. इंडस्ट्रियल कंडीशंस में बात करेंगे तो ये जो इन्वायरमेंट है वो नीड्स ऑफ इंडस्ट्री को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सीजन टेम्परेचर. सो समर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग एंड कंपोजिट एयर कंडीशनिंग. समर एयर कंडीशनिंग में क्या होगा, आप पूरा प्रोसेस देखोगे कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कूल्ड एयर चाहिए. सो हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर कंसीडर करते हैं, उनकी फिल्टरिंग करते हैं, देन वी कूल इट, देन वी डिह्यूमिडिफाई इट एंड फर्दर वी डिस्ट्रीब्यूट इट द रूम. In winter, in case of winter air conditioning, we again filter the air, we heat it and then we humidify it and finally we will distribute it to the room. And in case of composite air conditioning, क्या है कि आपका सिंगल यूनिट में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. एंड फर्दर हम इन सब में क्या करते हैं, इस चीज़ को सिंपली ऐड करते हैं बोथ द यूनिट्स, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, अगर हमें कूलिंग चाहिए तो आप कूलिंग यूनिट यूज करोगे एंड देन फर्दर उसके करस्पॉन्डिंग आपका डिह्यूमिडिफाइंग यूनिट हो जाएगा. हीटिंग यूनिट चाहिए होगा देन वी गो फॉर ह्यूमिडिफिकेशन यूनिट. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.